आ जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आमाल की इस्लाह करम से कर दे, मेरे अल्लाह हमें नेक करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल से शुरू करते हैं। एक बार दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। इस इजी फार्मूला से हम अल्लाह के नबी सरवर कौनैन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारे ज़िम्मेदारान का जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके रूबरू होने का। ये सबकी बहुत मेहनतों का नतीजा है कि आज ब्लिसफुल मैरिज प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। अल्लाह सारे ज़िम्मेदारान को इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे। मुझे यहाँ बतौर लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से बुलाया गया है, जिसमें कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैरिज लाइफ के अर्ली मरहले में होते हैं उसको डिस्कस करना है। लेकिन एक बात कि जो लेडी है उसका जन्म होता है, मतलब जब उसकी बर्थ होती है तो बेटी की पैदाइश पर कैसा रिएक्शंस आते हैं उसके लिए बात करनी है। सबसे पहले औरत को बज़ाहिरीन एक कमज़ोर ज़ात अल्लाह ने पैदा की है, लेकिन उसको बहुत सारे रिश्ते निभाने हैं, जो अंजाम देने हैं उसे, और वो बहुत बेहतरीन रीत से अंजाम देना है। ज़माना जहालत में बेटी की पैदाइश को एक ज़िल्लत भरी नज़र से देखा जाता था, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटियों को बुरा मत जानो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि 3, 2 या 1 बेटी को अगर अच्छी तरह से परवरिश की, बड़ा किया और उसके अच्छी जगह पे रिश्ता किया तो उस पर, उन माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा अपनी बेटी की आमद पर आप खड़े हो जाया करते थे, उनका हाथ चूमते थे, आप उनको अपनी जगह पर बैठाते थे। इसी तरह से हज़रत शीमा जो आपकी रिज़ाई बहन थी उनसे भी बड़े शफ़क़त के मामले करते थे और उन्हें तोहफ़े भी देते थे। दूसरा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आपने तब लिया जब आपको पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स कौन है, वो आपकी बीवी थी। उन्होंने बीवी को इस दर्जा दिया कि इस तरह दर्जा दिया कि सबसे पसंदीदा पूरी दुनिया में शख्स में उन्होंने अपनी बीवी का नाम लिया। माँ के लिए भी पैरों के तले जन्नत रखी गई है। और ये सारी जो बातें हैं ये 1400 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार में शामिल करके बताई गई हैं। इसलिए ये आज जो है, आज के मुआशरे में हम ज़माने जहालत में हैं नहीं, हम तो बेटी की आमद को मरहबा कहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ये जो है मैं महसूस करती हूँ कि बेटे की पैदाइश पर लोग ज़्यादा खुश होते हैं बतौर बेटी के। 1, 2 या 3 बेटे हो तो वो हमेशा खुशी को जाहिर करते हैं, लेकिन बेटी अगर दूसरी या तीसरी आ जाए तो सबका मूड ऑफ हो जाता है। तो खुदारा ऐसा ना करे। बेटियां रहमत वाली हैं और मोहब्बत करने वाली हैं, बेटियां बोझ नहीं हैं। आज की जो शादियां हैं वो बरकत वाली रही नहीं है। बरकत वाली शादियां वो है जो कम से कम बोझ बने, और जो भी महर है या तो वलीमा है ये सब लड़के के लिए अल्लाह ने रखा गया है। बेटी की शादी को अल्लाह ने बोझ नहीं बनाया है। और माँ बाप खुशी से बेटी को कुछ भी दे, लेकिन बेटे अगर डिमांड करते हैं तो ऐसे बेटों के घर पर बोर्ड लगा देना चाहिए कि ब्राइड ग्रूम फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार है। इसलिए खुदारा बेटा बेटी में फ़र्क ना समझे और बेटियों की आमद पर भी मरहबा कहें। दूसरे जो गायनेक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले होता है जैसे डेट डिसाइड हुई शादी की, तो डेट अगर डेट ऑफ मैरिज से क्लैश हो रही है या हनीमून की डेट क्लैश हो रही है तो कितने लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं या अपने आप से ही समझ लेते हैं कि इसमें मेंसेस को जल्दी कर देना है डेट के हिसाब से या लेट करना है। लेकिन इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके मेडिसिन अपने मुताबिक लिखवाओ, वो ज़्यादा बेहतर है।
एक नोशन है कि शादी के बाद पहली बार की हम बिस्तरे में फर्स्ट इंटरकोर्स पर ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। हाइमेन जो है वो एक तरह का पर्दा है जिसके सेंटर में होल है जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑलरेडी आता है, और वो पर्दा फ्लेक्सिबल है, इसलिए हर बार ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है। आज की लाइफस्टाइल जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस है लेडीज़ का, इसमें हाइमेन हो सकता है कि वो ऑलरेडी लूजेंड है, इसलिए फर्स्ट टाइम ज़्यादा पेन होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है। शादी के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिगर के चेंजेस आते हैं, फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये कुछ ही टाइम में एडजस्टेबल होता है और एडजस्ट हो जाता है। एक चीज़ है जो वाइट डिस्चार्ज और इचिंग और रेडनेस, जो लोकल वजाइनल पार्ट्स और नीचे के प्राइवेट पार्ट्स में होती है, ये जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है जो आफ्टर मैरिज होती है। और एक है वजाइनल डिस्चार्ज के अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन है, जो दो नीचे ओरिफिसेस है उसके इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन है आफ्टर मैरिज। ये दोनों के लिए प्राइवेट पार्ट्स की केयर लेना, और वो कैसे केयर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जैसे हम नहाते हैं वैसे ही तुम नहाओ, और एक्स्ट्रा में प्राइवेट पार्ट्स की केयर है कि आफ्टर इंटरकोर्स तुम उसको वॉश कर लो विथ प्लेन ल्यूकवार्म वाटर। कोई हार्मफुल केमिकल्स या कोई सोप या 2-3 बार वॉश करना ये ज़रूरी नहीं है। प्लेन ल्यूकवार्म वाटर से उसको वॉश करना है और फिर उसको ड्राई करना है। ड्राइंग पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो इन्फेक्शंस के लिए दो चीज़ें होती है, एक मॉइस्चर होना और एक टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना, गर्मी होना। गर्मी को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते कि ठीक है अंडरवेयर्स पहनी है, पैड्स अवेलेबल है, वो है, तो मॉइस्चर को कम कर सकते हैं। इसके लिए मॉइस्चर के लिए आफ्टर वॉशरूम तुमको वो एरिया को ड्राई करना है, चाहे फिर आप टिश्यू पेपर से कर सकते हैं या कोई भी प्लेन ड्राई अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा हो वो रख सकते हैं। तो ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के बालों को ट्रिम्ड रखना, और दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन मेंटेन रखना। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना। अगर सफिशिएंट अमाउंट में तुम पानी पी रहे हो तो तुम्हारा जो वजाइनल वेटनेस है, यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, इसलिए इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। हाइड्रेशन में ऐसा नहीं है कि एक साथ तुम 2-3 लीटर पानी पी लो, लेकिन अगर पानी पूरे दिन में डिवाइड करके 2.5 लीटर से 4 लीटर तक लिया जाए तो उसको बोलते हैं एडिक्वेट हाइड्रेशन। और रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ कुछ टाइम पर उसको लेना है, जैसे कि 300 ml ले रहे हैं पानी एवरी अवरली। इस तरह से हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम यूरिनरी इन्फेक्शन और रेडनेस और वजाइनल इचिंग के साथ पेशेंट्स न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं। इसका जो मेन है वो प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेंसेस के टाइम पर इंटरकोर्स होना इस्लाम के रीत से तो ये जायज़ ही नहीं है, कफ़ारा भी है, लेकिन साइंस के रीत से भी इसे नहीं करना चाहिए। इससे एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक गायनेक की बीमारी भी होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है वो ट्यूब से बाहर आ जाती है और वहाँ स्टिक हो जाती है। तो एक रीज़न इसका ये भी है। दूसरा, इन्फेक्शंस भी होते हैं, इनकन्वीनियंस भी बहुत ज़्यादा होती है और पेनफुल भी रहता है। अब नई शादी के बाद 2 टाइप के स्लॉट्स आते हैं। एक होते हैं जिसको जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाना है, और एक ऐसे हैं कि जिसको प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए, 1 साल तक 2 साल तक उनको अभी एंजॉय करना है। तो वो चलो ठीक है, जिसकी जो भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन ये दोनों के लिए हमारे पास बर्थ स्पेसिंग मेथड्स हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड्स अवेलेबल है और जो इस्लामिक रीत से भी सही हैं वो थोड़ी मैं बता देती हूँ। एक सबसे पहली है कैलेंडर मेथड, जो इस्लामिक रीत से बताई गई है मेथड, जिसमें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, 28-30 डेज 32 डेज एग्जैक्ट मंथली साइकिल आती है जिसको, उसके लिए इस साइकिल के डेज को 3 भाग में डिवाइड करना है, 1 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। फर्स्ट 10 डेज ऑफ मेंसेस में अगर इंटरकोर्स होता है तो वो सेफ पीरियड है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है। 10 to 20 डेज में अगर होता है तो उसे फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और लास्ट 10 डेज हैं जिसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस फिर से कम है, वो भी सेफ पीरियड है। तो ये कैलेंडर मेथड आप फॉलो कर सकते हैं।
नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 25 टू 45 डेज तक की नॉर्मल साइकिल है। इसके लिए कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे लोग आते हैं कि भाई साइकिल में 8 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आदतन ही ये साइकिल है 40 टू 45 डेज तक की भी, तो देन इट्स रेगुलर नॉर्मल साइकिल। इसके लिए कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है। एक है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, फीमेल और मेल कॉन्डोम जो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एक इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कॉपर-टी बोलते हैं, लेकिन न्यूली मैरिड कपल्स के लिए कॉपर-टी एडवाइजेबल नहीं है। एक आती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो सबसे बेस्ट रहती है, एफिकेसी के हिसाब से 100% एफिशिएंट है अगर डेली रात को एक पील ले ली गई। इसको शुरू करना होता है 4th या 5th डे ऑफ मेंसेस से, डेली रात को लेना है 21 डेज तक। उसके बाद विड्रॉवल ब्लीडिंग आती है और फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर 4th या 5th डे से इसको स्टार्ट करना है। अगर 2 दिन से ज़्यादा इसको भूलते हैं तो इसकी एफिशिएंसी नहीं रहती है, प्रेगनेंसी रह सकती है। और एक इस्लामिक रीत से जायज़ है कॉइटस इंटरप्टस, जिसमें इजैक्यूलेशन जो है मेल पार्टनर का वो वजाइना से बाहर होता है। एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जो लोग खुद ही मेडिकेशन करके ले लेते हैं और बार बार लेते हैं। जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब जिसमें कोई स्पेसिंग मेथड आपने यूज़ नहीं की है और इंटरकोर्स हो गया है और आप टेंशन में है कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, तो विद इन 72 आवर्स ये दवाई मार्केट में भी अवेलेबल है, ले लेते हैं, ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन इसको बार बार लेनी एडवाइजेबल नहीं है। ये ऐसा है कि एक ही बार में बहुत बड़ा हार्मोनल शॉट तुम देते हो, इससे जो अंदर के हार्मोन्स हैं उसकी पूरी रिदम जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे नुकसानात भी होने की पॉसिबिलिटी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। स्पॉटिंग बिना कोई टाइम पर शुरू हो जाता है, बंद नहीं होता है, लगातार चालू रहता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है, फिर वो टेंशन क्रिएट करती है। इसलिए कभी कभार लेना इट्स ओके, बट बार बार लेना इसको एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ यूज़ कर रहे हो और फिर एक्सीडेंटली इन केस प्रेगनेंसी रह जाती है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ जो भी यूज़ करोगे उसका जो है फेलियर रेट वो 5 to 10% होता ही है। इसलिए एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी में पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर मेडिकल स्टोर से अवेलेबल पील्स फॉर एबॉर्शंस ले लेता है खुद से। अब वो पील्स जो हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। जब तक कि प्रेगनेंसी रूल आउट नहीं होती है कि बच्चादानी में है या बाहर है, वो पील्स को तुम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बल्कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रेगनेंसी रूल आउट करके उसकी साइज़ रूल आउट करके लेनी है तो वो एडवाइजेबल है। अर्ली प्रेगनेंसी की साइंस क्या है, इनकेस जो लोग हैं कि जिसको प्रेगनेंसी रखनी है आफ्टर मैरिज और प्रेगनेंसी रख रहे हैं, तो सबसे पहला तो जो मोस्ट कॉमन सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल डेट से ऊपर दिन जाते हैं जब मेंसेस नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी रह गई है, ऐसा सोचते हैं। इसके लिए टेस्ट कन्फर्मेशन आप घर पर भी कर सकते हैं। अवेलेबल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो हैं उसमें सैंपल में 3 to 4 या 2 ड्रॉप्स एटलीस्ट यूरिन डालना है, वेट करना है 10 मिनट्स 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर तक। वहाँ पर दूसरा रेक्टेंगुलर सॉकेट होता है, उसमें 2 लाइन आती है पिंक कलर की, तो उसे पॉजिटिव माना जाता है, 1 लाइन आती है तो उसे नेगेटिव माना जाता है। अब ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, डॉक्टर के पास भी चेक करवा सकते हो। और दूसरे जो साइन सिम्टम्स जो महसूस करता है इंसान अपनी बॉडी में विथ प्रेगनेंसी, वो भी कुछ पता होने चाहिए, जो ज़्यादातर लोग एज अ बीमारी समझ के आते हैं कि प्रेग्नेंट हो गए, हमको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हम बीमार हो गए हैं। ये सबकी मेडिकेशंस तो देना पॉसिबल नहीं है। अपने आप को कुछ घर की चीज़ों से, कुछ डाइट से, कुछ चेंजेस लाने से ही इसे कंट्रोल करना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। अब एक है कि हेडेक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बीपी कभी भी लोअर हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, डिजीनेस रहती है। टेम्परेचर, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन है, इसलिए उससे टेम्परेचर जो बढ़ता है बॉडी का, तो ऐसा लगता है ठीक है। दूसरे अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस में एक तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बताया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे फीवर है, शायद कोई प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर 1 डिग्री तक रेज्ड रहता है आगे के 3 मंथ्स में, वो एक प्रोजेस्टेरॉनिक इफेक्ट होती है।
और उसके लिए हाइड्रेशन मेंटेन करने से ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दवाई पैरासीटामोल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है मेलाज्मा, मतलब कि पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन वो जगह पर जहाँ पर हमारी बॉडी में अल्लाह ने ही डार्क कलर दिया है, वो और ज़्यादा थोड़ा सा डार्क हो जाता है उसको, जैसे कि निप्पल की साइड है, बैक ऑफ ये गला है, तो ये जो थोड़ी थोड़ी साइड से जहाँ पे ऑलरेडी हमारा कलर स्लाइट डार्क होता है, वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है। ब्रेस्ट थोड़े से स्वोलन हो जाए, साइज चेंजेस होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग है, ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी का। आप बीमार नहीं हो। फटीग होता है, जैसे थकावट हो जाती है। एक माला रूम में किसी का रूम ऊपर है और वो एक स्टेयरकेस चढ़ता है, तो उसको जितनी थकान पहले लगती थी उससे ज़्यादा लगती है, और वो थक जाता है, सांस चढ़ने लगता है, डिजीनेस होना, चक्कर आ जाना, गिर जाना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये सब कुछ नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। मूड स्विंग्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती है। अब 10, 11, 12 बजे कोई सो रहा है, वो देख रहा है कि रात के 1:30 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन नींद ही नहीं आती है। तो ये जो है वो तुम्हारी जो स्लीप रिदम है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेंज हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा स्लीप आती है, तो अपने आप को इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। इसके लिए कोई पील्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और मूड स्विंग्स भी रहते हैं, इरिटेशन होता है, जो पहले कोई बात पर नहीं गुस्सा आ रहा था उस पर गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है इंसान। ये सारी जो भी कंडीशंस हैं ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। और एक है अनकंजम्प्टेड मैरिज, मतलब शादी तो हो जाती है लेकिन इंटरकोर्स जो है वो पॉसिबल हुआ ही नहीं होता। ये कंडीशन को भी लेकर एटलीस्ट 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी लोग आते हैं। अगर प्रॉब्लम लड़की में है तो बाद में कितने दिनों के बाद कुछ अंडरस्टैंड करके लड़का समझता है, फिर कम्युनिकेट करता है, फिर गायनेक का रिफ़र होता है। और लड़की में प्रॉब्लम है तो फिर लड़के में प्रॉब्लम है तो लड़की की तरफ से होता है, और लड़के का हो तो लड़की की, क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर है अल्टीमेटली वो कंप्लेंट्स शुरू कर देता है। इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, जो कुछ रीजंस हैं जो साइकोलॉजिकली सॉल्वेबल है, कुछ रीजंस हैं जिसमें सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ रीजंस हैं जिसमें मेडिकेशंस की ज़रूरत है। अब एक कॉमन रीज़न होता है वजाइनिस्मस। अब वजाइनिस्मस में जब जो लेडी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है मैरिज को लेके, इंटरकोर्स को लेकर, तो वो उसकी जो वेजाइनल मसल्स हैं जो एज ए बतौर होल है, जिसमें से कुछ भी पास हो सकता है, लेकिन वो उस मसल्स को पूरी स्पाज़म में रखती है, जिससे इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ही ज़रूरत है। दूसरा है हेफेफोबिया, जिसमें वुमेन कोई भी टच को ओवर रिएक्ट करती है, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन करती है कि वो पूरी सारे मसल्स का स्पाज़म हो जाता है, और ऐसी कंडीशन भी साइकोलॉजिकली सॉल्वेबल है। एक है प्रेगनेंसी नहीं रखनी है उसे, इसलिए वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती है, और वो है टोकोफोबिया। ये कंडीशन के लिए भी उसको समझाकर या फिर उसका जो भी रीज़न है नहीं रखने का प्रेगनेंसी का, उसको सॉल्व करके फिर ये सॉल्व हो जाता है। एक कंडीशन है वजाइनल सेप्टा, वो जिसमें ट्रांसवर्स सेप्टा हो या वर्टिकल हो, लेकिन इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। उसमें हाइमेन की तरह होल होता है जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, जो पहले नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं है कि लड़की के पेरेंट्स ने नहीं बताया या लड़की ने नहीं बताया, कन्वे नहीं किया है। ये जो वजाइनल सेप्टा का प्रॉब्लम है मोस्टली शादी के बाद ही बाहर आता है, जिसमें होल ऑलरेडी प्रेजेंट है और मेंस्ट्रुअल ब्लड हर महीने उसको आता है। तो ये कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने से कोई मतलब नहीं है। और वजाइनल सेप्टा जो है वो सर्जिकली ही करेक्ट करना पड़ता है। एक है वजाइनल एजेनेसिस, किसी चीज़ का बनना ही नहीं या फिर उसके साइज़ छोटी होना, तो अगर ऐसी कंडीशन है उसमें प्लास्टिक सर्जरी ही करनी पड़ती है। हस्बैंड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें हस्बैंड का इरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं आती है कि इंटरकोर्स पॉसिबल हो। एक है प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, इंटरकोर्स से पहले ही सीमेन का डिस्चार्ज हो जाना, इजैक्यूलेट हो जाना। ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन्स भी अवेलेबल है। वो मेडिसिन्स यूजुअली यूरोसर्जन्स प्रेस्क्राइब करते हैं और उन पर रिफ़र करना पड़ता है। एक है कि भाई हम कौन से टाइम पर प्रेग्नेंट हो, ऐसा डॉक्टर के लिए कोई एडवाइस करने की बात नहीं है, ये अपने आप डिसीजन लेने की बात है कि अगर फिज़िकली तुम फिट हो, फिज़िकली फिट होना मतलब कि तुम्हारा HB लेवल नॉर्मल है, तुम अंडरवेट नहीं हो, माल नरिश्ड नहीं हो, तुम फिज़िकली फिट हो कि तुम अंदर बढ़ने वाले अपने फीटस को नरिशमेंट दे सकते हो।
कोई मेडिसिन ऐसी नहीं चल रही है आपकी कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस की तो फिर भी सेफ मेडिसिन है, लेकिन कुछ मेडिसिन में तुम प्रेगनेंसी नहीं रख पाते हो, उसकी वीकनेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से हम प्रेगनेंसी नहीं रख। तो फिजिकली अगर आप फिट हो, मेंटली आप फिट हो, मेंटली कोई डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए और कुछ उल्टी पुल्टी हरकत कर दे हो तो और उसकी ज़्यादा हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप डिले करवा सकते हो प्रेगनेंसी। दूसरे थोड़े सोशल रीजंस होते हैं कि भाई चलो किसी का कुछ घर शिफ्टिंग चल रही है या ऐसे XYZ कोई बतौर ऐसा सोचता है कि वो प्रेगनेंसी में नहीं डील आउट कर सकेगा, तो या कोई पढ़ाई चल रही है, तो ऐसे सोशल रीज़न। तो ये जो भी रीजंस है वो आपने खुद ही सॉर्ट आउट करने हैं। बाकी प्रेगनेंसी तो एक नेमत ही है, उसको तुम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो अगर अपने पास फिजिकल फिटनेस है तो। एक लास्ट मौजू एक कंप्लेन की रीत से ही लिया है और वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब इसको डिफाइन भी ऐसा किया जाता है और पेशेंट भी हमारे पास इसी तरह से आते हैं कि 1 साल हो गया मैरिज का, किसी ने कोई बर्थ कंट्रोल मेजर यूज़ नहीं किया था, ना कॉन्डोम यूज़ किया है, ना पील्स यूज़ की है, कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आफ्टर रेगुलर 1 मंथ ऑफ एक्टिव मैरिड लाइफ, इंटरकोर्स भी किया है, सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही है, तो 1 साल के बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब कंसल्टेशन होता है तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है वो रूल आउट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी करवाना पड़ता है। इनसे कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से हार्मोन का इम्बैलेंस है, ये सोनोग्राफी में कोई भी एनाटॉमिकल कहाँ पर किस चीज़ का प्रॉब्लम है, HSG है कि भाई ट्यूब जो होती है जहाँ से ओवम पास होता है तो उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये जानने के लिए ये सारी टेस्ट करना ज़रूरी है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे टेस्ट बोलते हैं ना, और इसमें से कुछ कॉस्टली टेस्ट्स भी होते हैं, तो पहले ही ऐसा हो जाता है कि इतनी सारी टेस्ट की क्या ज़रूरत है, कुछ भी दवाई लिख दो आप तो ताकि जल्दी से प्रेगनेंसी रह जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो जानने के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एक है मेल पार्टनर की। मेल पार्टनर की सिर्फ एक ही टेस्ट होती है, हस्बैंड सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस। वो करवाने के लिए भी कितनी बार ना हस्बैंड्स रेडी होते हैं ना उनकी मम्मीज़ रेडी होती है, लेकिन इसके बगैर अगर लड़की के ऊपर कॉस्टली इंजेक्शंस दो, टैबलेट्स दो, उसकी जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम निकली उसके लिए आप मैनेज करो और इतना खर्चा करो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अगर मेल पार्टनर में है तो वो सब चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए इन्वेस्टिगेट कराना एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी काउंट्स में प्रॉब्लम आता है, कभी कुछ मोटिलिटीज़ में प्रॉब्लम आता है स्पर्म्स की, तो वो जो भी है वो सॉल्वेबल है, मेडिसिन से भी करेक्टेबल है, कभी कभी कोई सर्जिकल करेक्शंस भी चाहिए होते हैं। तो जब तक पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे आगे कुछ भी दवाई कर सकेंगे, इसलिए इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इनफर्टिलिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, इतने बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर एज गायनेक लेक्चर तो है नहीं कि डिस्कस किए जाए, लेकिन जो भी कॉज मिलता है उससे ट्रीटमेंट होता है। आज OPD में जो सबसे कॉमन कॉज मिलता है इनफर्टिलिटी के लिए वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो है ये एक टेम्पररी सिंड्रोम है, मतलब ये कोई परमानेंट कॉज नहीं है इनफर्टिलिटी का, ये मॉडिफाइबल चीज़ है जो मोस्ट कॉमनली है। पहले के टाइम पर OPD में अगर 10 पेशेंट हैं तो 7-8 पेशेंट तो प्रेगनेंसी के लिए आते थे, 1-2 हैं जो मेनोपोजल प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, शायद एक आध प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का रहता था, लेकिन अभी 4 to 6 पेशेंट्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी के होते हैं। बाकी के कम पेशेंट 3 to 4 अगर है वो प्रेगनेंसी या अदर रिलेटेड कंप्लेंट्स के हैं। मतलब आज के टाइम पर इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है गायनेक लेवल पर सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें PCOS जो है उसमें है क्या, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, शायद इसमें से 60% लोगों ने तो इसका नाम सुन ही लिया होगा कि भाई PCOS है, और कितने डॉक्टर्स उसके लिए बहुत घबराते हैं कि आपको तो ऐसी चीज़ है कि अब आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है अब तो प्रेग्नेंट होना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। PCOS एक मॉडिफाइबल फैक्टर है और PCOS में अगर दवाई करने से या गार्डेड साइकिल्स करने से प्रेग्नेंट नहीं भी हो पाते हैं तो 2-3 साल बाद भी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के साथ भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। इसलिए ऐसा तो है ही नहीं कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो परमानेंट तुमको इनफर्टाइल कर देता है। अब PCOS में जो हर महीने एक एग एक ओवरी से बनता है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। कभी कभार 2 एग बनते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी भी होती है,
कभी कभार एक साइड राइट साइड से बना, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, ऐसा नहीं हुआ 2 बार राइट साइड से बन गया, ऐसा सारा जो है ये पॉसिबल है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो आइडियल सिचुएशन है वो सभी के साथ हो। इसी तरह से पीसीओएस में भी एग बनता है, उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, एक साथ काफ़ी सारे एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। सभी को न्यूट्रिशन देना है, बनना तो एक्चुअली एक ही होना चाहिए, तो उसको ही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर साइज पर जाए, प्रॉपर टाइम पे वो छूटा हो और प्रॉपर टाइम पे वो ट्यूब में जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो पीसीओएस में एग का बनने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे एग्स बनते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिट हो जाती है, इसकी वजह से वो क्वालिटी ऑफ एग जो होती है ना वो मेंटेन नहीं होती है, इसलिए प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रह पाती है। अब इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली लास्ट जो कॉज है वो है अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो इसमें बॉडी में क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से लास्ट में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बहुत सारी लेवल्स पे ये चेंजेस आए हैं। ये तो इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, लेकिन पीसीओएस के अंदर इतना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो चुके हैं कि जिसकी वजह से उसको दूसरे सारे प्रॉब्लम्स भी होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी के लिए इंसान कंसल्ट कर लेता है, क्योंकि बाकी के प्रॉब्लम्स उसको आने वाले 10 साल में होने वाले हैं, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का होना, ये सारी चीज़ें पीसीओएस वाले पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन टू रहते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है? जिसको हो गया वो भी यही करेगा, और जिसको नहीं हुआ है उसको ना हो वो चीज़ के लिए भी वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, चाहे वो एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सारी चीज़ों से वो चेंज करेगा। जो भी इंसल्ट हुआ है बॉडी में वो एक दिन, एक महीना, एक साल की बात नहीं है, कई सालों से इंसल्ट हो रहा है। जो तुम्हारी लाइफ है वो ओवर स्ट्रेस्ड है। जितना स्ट्रेस हम पहले लेते थे उससे कहीं ज़्यादा आज एज हम लोग जो पेरेंट्स हैं जो पीसीओएस में से ज़्यादा नहीं गए, उन लोगों ने भी देखा है कि अभी हम जो है जितना स्ट्रेस लेते इतना हमारे पेरेंट्स बच्चों की तरबियत में नहीं लेते थे। जो चीज़ें, कितनी चीज़ें हमको निगलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हमारा बच्चा तो हर जगह, सब जगह सबसे आगे ही होना चाहिए, एवरी फील्ड में। तो ऐसा जो पढ़ाई में है वो तब भी इंसान ऐसा ही स्ट्रेस लेता है, और घर के माहौल में लोगों को बताने के लिए, और इतना स्ट्रेसफुल लाइफ बना दी है कि ये जो स्ट्रेस है इसमें क्या होता है कि एक हार्मोन एड्रीनालिन से सेक्रेट होता है जिसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम है, और वो हार्मोन जो है वो पूरी बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्सेज लाता है जिसकी वजह से पीसीओएस चालू हो जाता है बॉडी में। उसकी एक विशियस साइकिल होती है कि ये बुरे सारे एलिमेंट्स बॉडी में जमा हो गए, हार्मोन्स अच्छे नहीं बन रहे, फिर से वो जमा होते जाएंगे और हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। दूसरा है ओवर स्क्रीन एक्सपोजर। रेडिएशन से कोई इंसान अब बच नहीं सकता है। एवरीबडी तुम्हारे, आप मोबाइल नहीं रखते हो तो आपके पास वाला भी मोबाइल रखेगा, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। और स्क्रीन एक्सपोजर को कम से कम करना, मतलब तुम मोबाइल को कम से कम टाइम दो, वो इम्पॉर्टेंट है। एक है कि स्लीप जो है वो कम हो गई है। रात को जो इंसान 10-11 बजे सोता था वो भी पहले मोबाइल देखेगा, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा, जैसे घड़ियाल देखेगा तो 1:30 बज गया। अब सुबह अगर तुमको उठना ही है 5-6 बजे तो तुम्हारा स्लीपिंग आवर्स तो 5-1 घंटे ही रह गए। इस तरह से जो है ये हमारी रूटीन बन चुकी है कि स्क्रीन एक्सपोजर से, ओवर स्ट्रेस लेने से हमने हमारी लाइफ की जो स्लीप है उसकी पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया है। लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। और दूसरी सारी खाने की हैबिट्स हैं कि जिसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज से 15, 20, 25 साल पहले जैसा खाना घर में खाया जाता था वो खाना अब नहीं रहा है। ना बच्चे खा रहे हैं ना हम खा रहे हैं, क्योंकि जंक फूड को इंक्लूड कर रहे हैं, मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही है, ऑयल, वनस्पति ऑयल यूज़ हो रहा है, ओवर प्रोसेस्ड फूड, जो टेट्रा पैक्स में, टिन में अवेलेबल फूड है, ये सारा ओवर प्रोसेस्ड फूड है। उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं कि वो चीज़ें अगर हमने घर में बनाकर बाहर रखी तो 1 दिन में सड़ जाएगी, लेकिन वो अमूल का मिल्क मिलता है बॉटल में, वो उसकी 3 महीने की बाद की एक्सपायरी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ तो उन लोग उसमें ऐड कर रहे हैं जो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेसिव शुगर इंटेक, बेकरी की आइटम्स हैं, केक की आइटम्स हैं, उसको हेल्दी वे से अगर तुम बनाते हो, स्टीविया यूज़ करो, या फिर तुम कोई उसका जो मैदा है उसकी जगह पे कोई हेल्दी फ्लोर यूज़ करो। ऐसा करके शायद उसको कोप अप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। सबको टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए इसके ट्रीटमेंट, ये सब थे इसके रीजंस। पीसीओएस का जो बेसिक रीजंस हैं वो यही सारे रीजंस हैं। चाहे जिसको ऐसा लगे कि ये सारे फालतू के रीजंस हैं, ये तो ठीक है सब लोग कर रहे हैं, इसको नहीं हुआ तो मुझे क्यों हो गया, तो सारे जेनेटिकली डिफरेंट है। किसी को कैंसर होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को कोई बीपी है, किसी को नहीं है, इसी तरह किसी को पीसीओएस हो जाता है, किसी को नहीं होता है। हमको जो हमारी पुरानी दादी नानी के ज़माने में जैसा खाना खाया जाता था कि गुड़ जैगरी है उसको यूज़ करके जो लड्डू बनाए जाते थे, और जो पुरानी हमारी आयुर्वेद से जो सारी मेडिसिन्स हैं उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता था। चाहे उसका टेस्ट फिर कैसा थोड़ा ठीक भी हो ना भी हो, लेकिन वो खाते थे, ज़बरदस्ती भी ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थी। वो सारी चीज़ों को हमको फिर से डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। भूख लगती है उससे हम थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बनाते ही इस तरह से ऐसा टेस्टी बनाते हैं कि उससे छोड़ा नहीं जाता। एक तो बुरी चीज़ होती है और उसको खाते भी ज़्यादा है। दूसरा, हमारे पास चबाने का टाइम ही नहीं है, च्यू नहीं करते उसको, खाने को जैसा चबाना चाहिए। जो एमाइलेज नाम की एंजाइम सलाइवा में है, जो खाने को इस तरह से बना देती है डाइजेस्ट करने के लिए कि जो हमारे पेट की और आंतों के लिए वो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा चबाते नहीं हैं। ये जो माइनर रीजंस है, इसमें क्या होता है कि खाना कुछ टाइप के लेवल ऑफ डाइजेशन के बाद ही पेट में और इंटेस्टाइन में आना चाहिए था। वो लेवल ऑफ डाइजेशन हुआ ही नहीं है, वो आ गया है। अब आपने पेट और इंटेस्टाइन को बहुत काम दे दिया है, उसको च्यू करने का काम भी, और एमाइलेज जो बहुत कम लेवल पर नीचे आई है वो भी काम। इससे क्या होता है कि टॉक्सिन्स जो हैं वो एज ए टॉक्सिन्स ही रह जाते हैं। जो काम हमारे मुंह में होने वाला था, जो काम मिक्सचर ग्राइंडर करने वाला था, वो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं करने वाला है। तो जो काम मिक्सचर थे, हमारा मुंह मिक्स करता है सलाइवा के साथ, वो अब नीचे जाके वो वाला काम नहीं होने वाला है। इसलिए खाने में टॉक्सिन्स जो है वो रह जाएंगे। टॉक्सिन्स कौन रिमूव करता है? तो किडनी करता है, लीवर, सबसे पहले तो लीवर ही करेगा, जो दांतों के पास ही है तो लीवर करेगा। अब लीवर के अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लीवर के जो काम है वो खुद नहीं कर पाता है, वो टॉक्सिन्स को जमा करते जाता है ताकि बॉडी में एटलीस्ट टॉक्सिन्स ना पास ऑन हो। इसलिए फैटी लिवर जो है वो सबसे ज़्यादा अभी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। वो भी अगेन लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स की वजह से ही है। सबको ऑलमोस्ट 50% लेडीज़ को फैटी लिवर रहता है। तो ये जो कंडीशन है, इसको आपको कैसे खाना है, भूख से कम खाना है। एक्चुअली देखने जाओ तो सारी सुन्नतें ही फॉलो करनी है। खजूर को इंक्लूड करो खाने में, अगर मीठा ही खाना है तो खजूर ले लो, उसमें फाइबर भी है और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट भी है। जो खाना सुन्नत से भी साबित है कि दूधी है, खीरा है, टेटी है, ये सब है, ये फाइबर वाले फूड है। वो खाना बहुत हेल्दी है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर है। तो ये फाइबर वाला फूड है और प्लस इसमें नेचुरल वाटर भी है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीठा है, अगर डायबिटीज़ अभी नहीं डेवलप हुआ है, शहद भी खा सकते हैं। जैतून, मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल वाले प्रॉब्लम्स कम होते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें तुम्हारे हार्मोन्स क्या हैं, एक इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो और प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन बनेंगे, इसलिए हार्मोन लेवल्स जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर होती है। दूसरा है एक ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन जो है वो गेहूं में मिलता है, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स में मिलता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए मिलेट्स जो है, जौ है, बाजरा है, ओट्स है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिर भी तुम नहीं छोड़ सकते तो वीक में 2 दिन आप अगर गेहूं या चावल यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको मिक्स कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप गेहूं या चावल भी ले रहे हो और मिलेट्स भी ले रहे हो। पर मिलेट्स को इंक्लूड करना डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स हैं। आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर मिलेट्स को तुम वीक में 4 बार इंक्लूड करते हो डाइट में। तो ये जो था ये थोड़ा सा खाना है। अब कोई डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो आपको डाइट लिख के देगा, और डाइट लिखेगा उसमें वो ये मैंने जो बताई ना, ये हेल्दी चीज़ें वो इंक्लूड करेगा। अच्छा, और घी और बटर दोनों चीज़ें आप वाइट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति ऑयल है उसको बहुत ही कम या फिर यूज़ ही मत करो। उस अपना खाना जो है वो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेकिन कम घी में या फिर कम वाइट बटर में आप बना सकते हो, अच्छा ही बनता है। दूसरा है कि मेहनत करना। अच्छा, खाना जो है डाइटिशियन जो देते हैं खाना, उसमें क्या होता है कि वो ये जो हेल्दी एलिमेंट्स है उसी से बनी हुई कोई अच्छी टेस्टी रेसिपी देते हैं, तो वो अपने यूज़ करते हैं, उसके लिए अपने उसको पे भी करते हैं। और दूसरा होता है कि एक वो जो भी डाइट प्लान करते हैं उसको बैलेंस्ड रखते हैं। बैलेंस्ड डाइट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट,
और विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, ये जो है वो जो जितनी क्वांटिटी में हमको रिक्वायरमेंट है वो इतनी क्वांटिटी में ही जाना चाहिए। इंडियन खाने में 2-5 रोटी और उसके साथ राइस, सब्जी बनाई तो उसको इतने ज़्यादा ऑयल में बनाई है और उसको इतनी ओवर कुक की है कि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है फैट के सिवाय, और वो भी एबनॉर्मल अनहेल्दी फैट जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कहने को सब्जी रोटी ही खाई थी, लेकिन सब्जी से भी सिर्फ तुमको अनहेल्दी फैट ही मिला है। इसलिए सब्जी की प्रॉपर कुकिंग मेथड के, और जो चीज़ें हम ऐसे कच्ची खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं या पार बॉईल करके खा सकते हैं, उसको हमको ऐसे ही खानी चाहिए, तो जिससे उसका जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो उसके अंदर रहे और तुम उसको अच्छी तरह से तुम्हारी बॉडी को जो चाहिए वो मिले। प्रोटीन जो है उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है, जबकि वो हमारा 70% रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्दी डाइट है। तो प्रोटीन किससे मिलता है? दूध से, छाछ से, पनीर से और सारे नॉन वेजिटेरियन फूड से। उसमें हाईएस्ट एफिकेसी का प्रोटीन एग और मछली से मिलता है। फिर तुम नॉनवेज दूसरा भी ले सकते हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको तो नॉनवेज खाने के लिए अलाउ किया है, तो फिर नॉनवेज को आप इंक्लूड करो डाइट के अंदर। इतना इंक्लूड करो कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा दूध है, छाछ है, बाकी पल्सेस में प्रोटीन मिलता है, लेकिन सारे पल्सेस में 80% से ऊपर प्रोटीन नहीं मिलता है। कुछ कुछ पल्सेस ऐसी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है। इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं, उसको भी इंक्लूड करना है। सब ग़िज़ाएँ सब अल्लाह ने अलाउ की है, कुछ हराम नहीं है, लेकिन उसको प्लानिंग करनी है डाइट को, जिससे हमको PCOS है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, इससे हम बच जाएँ। अगर आज से प्लानिंग शुरू करोगे तो विद इन 1 to 2 years आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, रिवर्सिंग द डायबिटीज़, रिवर्सिंग ब्लड प्रेशर। दूसरा एक है जो ओवर स्ट्रेस है और स्क्रीन एक्सपोजर है। स्क्रीन एक्सपोजर से एक्चुअली क्या होता है? डोपामिन सेक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा तुम खुश हो जाते हो, सब चीज़ें तुमको देखने मिल जाती है और इसलिए बार बार तुम्हारा मन करता है कि तुम मोबाइल पर रहो। तो ये दोनों चीज़ों को दूर करनी है अगर, तो फिर तुमको तवक्कुल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि तुम अल्लाह पे बेइंतहा भरोसा रखो, जिससे तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो होने वाला है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये चाहे जितना भी सिंपल लगे, लेकिन ये ही इसका इलाज है। दूसरा है, एक अभी नया शुरू हुआ है, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए, साइंस के लिए नया शुरू हुआ है, इस्लाम के लिए नहीं, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके अंदर पूरे दिन में आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी अलाउड है और अगर कैफीन, टैनिन अलाउड है, तुम ले रहे हो तो थोड़ा, मगर हमारा जो रोज़ा है वो भी तो एक टाइप की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। अब अगर महीने पूरे साल में रमज़ान के 30 रोज़े रख रहे हैं, साथ में मुहर्रम के 2 ले लो, ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े रख लो, और हर महीने के 13, 14, 15 और एवरी वीक के मंडे और थर्सडे, तो इनफ फास्टिंग हो गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तुम्हारे टॉक्सिन्स को बॉडी में से क्लियर करने के लिए, लीवर का फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए आपने इनफ ट्रीटमेंट दे दिया है। साथ में तुम हेल्दी डाइट फॉलो कर लो, फिर और कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो जो है वो सुन्नतों को फॉलो करना है, जिसमें सब वही है कि भूख से कम खाओ, चबा कर खाओ, खजूर है, दूधी है, शहद है, जौ है, ये इंक्लूड करो। अल्टीमेटली देखने जाओ ना तो सारा सुन्नतों पर, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी दीन हमको सिखाता है, लेकिन फिर भी हम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, एक गायनेक से थोड़ा सा डिफरेंट एक मौजू है मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो है गुस्ल के मसाइल। तो उसमें ये मेरी टॉपिक नहीं है, हो सकता है कभी कोई भूल हो तो आप माफ़ कर दो और आप मेरी इस्लाह भी कर दो। अब गुस्ल फ़र्ज़ कब कब होता है? तो एक है कि पहला है कि जोश के साथ मनी का निकलना, मनी मतलब सीमेन, हस्बैंड का जो डिस्चार्ज है उसका जोश के साथ निकलना। ये कंडीशन में हस्बैंड के ऊपर, मतलब जेंट्स पार्टनर के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब ये 3 कंडीशन में निकलता है। एक है कि सोहबत में निकलेगा, तो तब भी चलो ठीक है कि ये तो सभी को पता है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। एक है दूसरा वेट ड्रीम्स, जिसको बोलते हैं नींद में एहतिलाम। कुछ ख्वाब ऐसे आते हैं और उसके बाद सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। सुबह उठो तो वो ख्वाब याद है या नहीं है याद, लेकिन सीमेन डिस्चार्ज आपको दिख रहा है तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अच्छा, अगर सीमेन डिस्चार्ज नहीं दिख रहा है, ख्वाब याद है, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है।
फीमेल्स को भी वेट ड्रीम्स होते हैं और उनको भी सेम वाइट डिस्चार्ज काफ़ी सारा एक्सेसिवली मॉर्निंग में देखने मिलता है। अगर ऐसा है तो उन पर भी ये चीज़ में गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। दूसरा है सीमेन का निकलना इमोशनल एक्साइटमेंट, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। मास्टरबेशन है या फिर कोई ऐसी साइट्स देखी है या इस तरह से, लेकिन उसका ये है कि अगर इमोशनली इंसान एक्साइटेड है तो उसको जो डिस्चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। एक है मज़ी और एक है मनी। मनी मतलब सीमेंट डिस्चार्ज। मज़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट, टोटली ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज रहता है। ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज में इस्तिंजा करके वज़ू करने से तुम तहारत हासिल कर लेते हो, लेकिन मनी का डिस्चार्ज हो जाता है तो इसमें आपको गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। तीसरा है सोबत। सोबत में इंटरकोर्स हो ये तो ही तो होता ही है, ठीक है, गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। लेकिन अगर मर्द चार शाखों के दरमियान बैठता है और महल्ले खतना मर्द की, महल्ले खतना औरत से सिर्फ मस्क होती है, तो भी उसको गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। दोनों को ही गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तीसरा, ये जो भी बातें हैं, ठीक है, अगर कोई समझे कि ये बेहयाई की बातें यहाँ डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी गई रहनुमाई के हिसाब से डिस्कस की जा रही है। उन्होंने इसको इल्म बताया है और इस पर अमल करना भी हमको है। अगर किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है तो हर बार मज़ी के डिस्चार्ज होने पर, न्यूली मैरिड कपल में भी, वो क्या हर बार गुस्ल करता रहेगा? पता ही नहीं है अगर मसला, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे और ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए इस्लाम रहनुमाई भी करता है और आसानियाँ भी पैदा करता है। एक चीज़ है जिसमें गुस्ल और फ़र्ज होता है, वो है हैज़ के बाद। मेंसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद गुस्ल रहता है। मेरी ओपीडी में ज़्यादातर लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई हमारी साइकिल इरेगुलर है, 10 डेज़ मेंसेस चला, 20 डेज़ चला, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये उसको उसी टाइम पर समझाओ, लेकिन हमारे समझाने से भी शायद नहीं समझता है कि इस जब मेंसेस आ रहा है, आदतन जितने दिन मेंसेस है, अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो आप गुस्ल लेकर पाक हो सकते हो। तो ये जो है ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर 7 डेज़, चलो ठीक है, तुमको इतने सालों से 3-4 दिन आ रहा है और 1-2 दिन एक्सटेंड हो गया, तो वो जो बाद का जो ब्लड होता है उसको इस्तेहाज़ा बोलते हैं, जो एक बीमारी का ब्लड होता है, चाहे फिर वो येलो ब्राउन डिस्चार्ज क्यों ना हो या रेड भी हो, लेकिन अगर आदतन जो तुम्हारी आदत है उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसमें गुस्ल लेकर पाक हो सकते हो। एक है नफास के बाद। नफास मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद इंसान जो है वो उसको भी गुस्ल लेना पड़ता है और उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 40 डेज़ है, लेकिन ये फिक्स नहीं। आजकल के इंजेक्शंस और उसकी वजह से कितनी बार 2-3 दिन आता है ब्लीडिंग, कितनों को 1 वीक आता है, कितनों को 10 दिन आता है, फिर बिल्कुल ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आप गुस्ल ले सकते हो और फिर बाद में अपनी इबादतें कर सकते हो। तो ये एक नफास के हैं। और एक होता है कि कितनी बार प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होती है। विथ प्रेगनेंसी चाहे बच्चा अंदर अच्छा है, धड़कन अच्छी है, बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्पॉटिंग होती रहती है। वो जो ब्लड है उसको भी पाकी माना जाता है, उसमें भी नमाज, इबादत सब कुछ कर सकता है। एक है गुस्ल जनाबत। गुस्ल जनाबत जो है उसमें गुस्ल के तो जो फ़राइज़ हैं, ठीक है, वो डिस्कस नहीं कर रही, जैसे कि पूरी तरह पानी बहाना, एक बाल बराबर भी बाकी ना रहे पानी से, वज़ू की जो है कि नरम हड्डी तक पानी लेना, गड़गड़ा करना, वो सब कुछ ठीक है करते हैं। लेकिन जनाबत गुस्ल और गुस्ल हैज़ के बीच में एक ये फ़र्क है। अगर गुस्ल हैज़ और गुस्ल जनाबत है वो दोनों सेम है तो ठीक है, वो दोनों सेम रीत से जो आप कर रहे हो वो अप्लाई हो सकता है। लेकिन गुस्ल जनाबत में एक रिहाई दी गई है कि अगर जैसे रोज़ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपके जो सर के बाल हैं, किसी के बहुत लंबे बाल हैं और उसको सुखाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो 3 लब पानी, 3 टम्बलर पानी सर पे ऐसे डालो कि जो स्काल्प है, बाल के नीचे की चमड़ी है, वो गीली हो जानी चाहिए। बालों को गीला करना गुस्ल जनाबत के लिए ज़रूरी नहीं है और गुस्ल हैज़ में ऐसा नहीं है, वो महीने में एक बार होता है और उसमें पूरा ही गुस्ल लेना है। अच्छा, रिलेशन किया और अगर इंसान ने दोबारा रिलेशन किया तो 2 रिलेशन के बीच में वज़ू करना मुस्तहब है, पसंदीदा है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। एक है कि मनी जो है, जो सीमेन है, अगर कहीं पर लग गया
तो उसको इतना ज़्यादा नापाक नहीं करार दिया गया है, उसको उंगलियों से खुरेंद के भी साफ कर लिया जा सकता है। लेकिन हैज़ का ब्लड है, उसे चुटकियों से मल मल कर साफ करने के लिए कहा गया है। उस पर जो पानी बहाओ, ऐसा बहाओ कि नीचे फिर पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निकले। एटलीस्ट 3 बार उसको ऐसा साफ करो कि उस पर कोई दाग ना रहे। तो हैज़ के ब्लड को इस तरह से पाक करने के लिए कहा गया है। सोहबत की दुआ होती है, वो दुआ हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो दुआ का जो खुलासा है वो ये है कि हम अल्लाह से मदद मांगते हैं कि अल्लाह हमारी ऐसी हालत में शैतान से हिफाजत करे, और हमारी और जो औलाद इस इंटरकोर्स से अगर पैदा हो रही है तो उसकी भी शैतान से हिफाजत रहे। तो ये दुआ एक बहुत बड़ी हम दे रहे हैं हमारे आने वाली बच्चे के लिए, तो उसलिए दुआओं का एहतमाम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हालत जनाबत, यानी जब अब गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है आपके ऊपर, इस वो दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है। जैसे कि अगर इंटरकोर्स हो गया, फिर अभी आप गुस्ल नहीं ले रहे हो, चाहे कोई भी रीज़न से, पानी नहीं है, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है, तो आपको एटलीस्ट हाथ धोना चाहिए। और अच्छा ये है कि आप वुज़ू कर लो, उसके बाद ही मैं बोल रही हूँ वो सारे काम इंसान फिर कर सकता है हालत जनाबत में भी। लेकिन वुज़ू करना ज़्यादा मुस्तहब है, क्योंकि फ़रिश्ते नहीं आते हैं। जैसे इंसान वुज़ू कर लेता है तो घर में, रूम में फ़रिश्तों का नुज़ूल फिर से शुरू हो जाता है। अब हालत जनाबत से तुम गुस्ल नहीं ले रहे हो, लेकिन अब इंटरकोर्स के बाद कुछ काम कर सकते हैं उसके बाद, जैसे बात करना। कितने लोगों में ऐसे ब्लाइंड बिलीव्स हैं कि वो पैर भी नीचे नहीं रख सकते, पूरा रूम गंदा हो जाता है, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, और नहाते ही रहो। और ऐसा भी है कि दोबारा रिलेशन रखना है, उसके पहले भी गुस्ल रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसी से क्लियर होती है। और दूसरा है कि इंसान बात कर सकता है, मुसाफा कर सकता है, पानी पी सकता है, कुछ खाना है तो खा सकता है, सहरी भी कर सकता है। और नमाज जो है वो हमारा आला तरीन फ़र्ज़ है रोज़े से भी पहले, इसलिए नमाज सुबह की नहीं जानी चाहिए, उसके पहले वो गुस्ल कर ले। मस्जिद से गुज़र सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता वहाँ। ज़ुबानी अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है, अस्तगफिरुल्लाह है, आयतुल कुर्सी है, ये सब कुछ वो पढ़ सकता है। जो मना की गई हैं चीज़ें वो है इबादत, जिसमें कुरान, नमाज और तवाफ़ और एतिकाफ़। अब दूसरा है कि अगर वो सो जाता है तो वुज़ू करके सोए। कभी बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो इसके लिए ऐसा बोला गया है कि ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर वो गुस्ल ले ले, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में दूध पिला दे माँ बच्चे को भी। एक्चुअली तो दूध पिलाने के टाइम पे अल्लाह का जिक्र करना, वज़ू करके पिलाना, इससे बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे असरात रहते हैं। तो ये फॉलो करना चाहिए कि हो सके तो गुस्ल करके ही दूध पिलाए। बाकी ऐसे कभी कुछ बड़ा बच्चा है और उसको कुछ देना है, कुछ बनाना है, तो तुम बना सकते हो आफ्टर वज़ू करके। अब दूसरा एक ये चीज़ होती है कि भाई हालत जनाबत से पहले या उसके दरमियान जो कपड़े हैं, और दूसरा हैज़ के दौरान जो कपड़े हैं, वही कपड़े हम तहारत हासिल करने के बाद नहीं पहन सकते, उसको भी पाक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर उस पर कोई नजासत नहीं लगी है तो वो सारे कपड़े पाक हैं, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नजासत लगी है तो उसी एरिया से नजासत निकाल के, पाकी की जो उसूल है कि पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप पानी निकलना चाहिए, कोई दाग नहीं रहना चाहिए, उसको इस कदर चुटकियों से मल के धोना चाहिए, वो करना है बराबर। अब दूसरा एक मौजू है, ये सब ऑलमोस्ट तहारत के भी हो गए हैं। दूसरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इरेगुलर रहती है और बहुत टाइम तक ब्लीडिंग चालू रहता है, तो जो इस्तेहाज़ा ब्लड जो है वो बीमारी का ब्लड होता है, और उसमें गुस्ल नहीं करेंगे तो ठीक है। इसके बाद एक है वैक्सीन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें एक कैंसर है जो इंडिया का सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसको गर्भाशय के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। सबसे कॉमन कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड नंबर पे सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर कोई भी कैंसर है वो जेनेटिकली भी होता है, बाहर से रेडिएशंस के एक्सपोजर से भी होता है, और कई दूसरे रीज़न से होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जो सर्वाइकल कैंसर है उसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जेनोटाइप्स, वो बहुत टाइप्स का होता है, उसमें कई टाइप्स ऐसी हैं, 16 है, 18 है, जो बहुत नोटोरियस है कि अगर उसका इन्फेक्शन लग गया और इंसान की इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो
इन्फेक्शन से कोप अप कर सके, जैसे डायबिटीज़ वाला पेशेंट है या वो कोई शरीयतन गुस्ल के कोई एहतमाम नहीं करता, ये सारी चीज़ें जो हमारे इस्लाम में दी गई है तहारत के लिए, वो कुछ भी फॉलो नहीं करता, तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस उसको रह सकते हैं। तो वो जो कंडीशन है कि जिसमें HPV वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी टाइम तक रह गया और वो कैंसर करने वाली स्ट्रेन से ही हुआ है और इम्यूनिटी नहीं है, HIV का पेशेंट है, एड्स का है, जिसमें इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कैंसर हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन रहा तो, अगर कुछ इन्फेक्शन है, इसीलिए तो बोलते हैं कि ल्यूकोरिया है, लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है अगर, तो तुमको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, दवाई लिखवा लेनी चाहिए। अब ये वैक्सीन जो है वो 9 इयर्स से 45 इयर्स तक कभी भी लिया जा सकता है। 9 to 11 इयर्स इसके लिए आइडियल एज बोली जाती है कि जब प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जब सेक्सुअली भी एक्टिव नहीं है इंसान, तो वो टाइम पर अगर उसको ये वैक्सीन दे दिया जाए और ये वायरस इसके अगेंस्ट की इम्यूनिटी उसकी बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाती है, तो उसको आने वाली लाइफ में इन्फेक्शन कम होता है। कर्नाटक, केरला, नीचे साउथ वाली स्टेट्स में तो इसको मुफ्त में भी शुरू कर दिया है, एज अ प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। लेकिन यहाँ नहीं है। इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 4000 है अगर क्वाड्रा 4 स्ट्रेन्स का वैक्सीन है तो। नया वैक्सीन 9 स्ट्रेन्स का है जिसका 11,000 अराउंड कॉस्ट रहता है। लेकिन इसके 2 डोजेज होते हैं 6 मंथ्स अपार्ट, और अगर 26 ईयर्स की एज हो चुकी है तो फिर 3 डोजेज लेने होते हैं। तो एक ये एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स के बारे में और HPV वैक्सीन के बारे में भी बताना था। तो ये जायज़ है और ये ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं लेना होता है, अगर इन केस ले लिया गया तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आती है। अब आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और जवाब अगर दे पाऊँगी तो दे दूँगी, ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त ही दे पाऊँ। कुछ भूल हो तो आप भी, मेरी यहाँ पर काफ़ी सारे इल्म दीन वाले भी बैठे हैं, तो अगर कुछ इस्लाह करनी हो तो कर सकते हो। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह करीम है, रहीम है। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।